आजचे प्रमुख अतिथी माननीय नामदार डॉक्टर अश्वथ नारायण, माहिती तंत्रज्ञान, उच्च शिक्षण, जैव तंत्रज्ञान, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री कर्नाटक आणि श्री संजीवजी अग्रवाल यांच्यासह सर्व मान्यवरांना विनंती की दीप प्रज्वलन करून आजच्या कार्यक्रमाची विधिवत सुरुवात करावी। आजच्या कार्यक्रमाला मुख्य अतिथी म्हणून लाभलेले माननीय नामदार श्री नरेंद्र सिंगजी तोमर यांचं स्वागत पहिल्यांदा करावं अशी विनंती आहे। केंद्रीय मंत्री कृषी आणि शेतकरी कल्याण, जोरदार टाळ्यांच्या गजरात तोमर साहेबांचं आपण सगळ्यांनी स्वागत करूया। आजच्या कार्यक्रमाची छोटीशी आठवण भेट, नागपूरची विशेष संत्री आणि ॲग्रोव्हिजनची छोटीशी आठवण भेट, हे सन्मान चिन्ह पाचगावच्या लोकांनी चिंध्यांपासून तयार केलेली एक छोटीशी सतरंजी त्यांना विशेष भेट देण्यात येते। मी रविजी बोरटकर, जो उन्होंने बांबू से पेन बनाया है, बांबू की डायरी बनाई है, बांबू का टी शर्ट बनाया है और ये सब आज वो देना चाहते हैं। और बांबू का रोप, सीडलिंग ऑफ बांबू, तो हमारा प्रमोशन जो चल रहा है बांबू का, उससे उनका सहयोग बहुत है। मैं उनको विनती करता हूं कि जल्दी से जल्दी वो अपना जो गिफ्ट्स है वो हमारे मेहमान को दे दें। Piece of book by CGWB, Ministry of Jal Shakti, Government of India on तामसवाडा प्रोजेक्ट, सेंट्रल ग्राउंड वॉटर बोर्डच्या तामसवाडा प्रोजेक्टचं एक पुस्तक प्रकाशन माननीय गडकरी साहेबांच्या 11 वर्षामध्ये प्रचंड असं काम ॲग्रोव्हिजनच्या माध्यमातून झालं आणि अनेक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला। त्यामध्ये विविध विषय आहेत। एक तामसवाडा प्रोजेक्ट, त्यातलं एक टाळ्यांच्या गजरात या पुस्तकाचं स्वागत। आज आपण सन्मानपूर्वक आमंत्रित केलं आहे आदरणीय तोमर साहेबांना। त्यांना ऐकण्यासाठी आपण सगळे उत्सुक आहोत आणि या कार्यक्रमानंतर लगेच उसाची कार्यशाळा या ठिकाणी संपन्न होणार आहे। मी सन्मानपूर्वक आमंत्रित करते आदरणीय नामदार श्री नरेंद्र सिंग तोमरजी यांना। एग्रीविजन 2021 के इस प्रतिष्ठित, गरिमामयी और बहार्द कार्यक्रम में हम सब के मध्य विराजमान इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक, केंद्र सरकार के भूतल परिवहन मंत्री, मेरे अग्रज मान्यवर श्री नितिन गडकरी जी, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव आदरणीय श्री संजय अग्रवाल जी, कर्नाटक सरकार के माननीय मंत्री श्री अश्वथ नारायण जी, चंद्रशेखर बावनकुले साहब, डॉक्टर विकास महात्मे, तड़स जी, हमारे एग्रोविजन के सचिव आदरणीय रवि भाई, आदरणीय ग्रीस गांधी साहब, हमारे यहाँ के मेयर आदरणीय दयाशंकर जी, पासा पटेल जी, कार्यक्रम में उपस्थित कुलपतिगण, वैज्ञानिक गण, कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वज्जन, किसान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी
एग्रोविजन का आयोजन संपन्न हो रहा है। यह मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में आप सबके बीच उपस्थित होकर आप सबके बीच में आप सभी का भारत सरकार की ओर से स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे प्रसन्नता महसूस हो रही है। इस क्षेत्र के किसान भाई सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें नितिन गडकरी जी जैसा बहुआयामी और दूरदृष्टि वाला नेतृत्व प्राप्त हुआ है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं, महाराष्ट्र में जब भी विदर्भा की बात आती थी तो महाराष्ट्र तो चिंतित रहता ही था, लेकिन यहां परिस्थिति से सारा देश भी चिंतित होता था। लेकिन मुझे इस बात का बहुत ही गौरव है कि माननीय नितिन गडकरी जी ने इस सारी परिस्थिति पर दृष्टि डाली और लगातार नए नए प्रयोगों के माध्यम से किसानी सुधरे, कृषक की माली हालत सुधरे, खेती में टेक्नोलॉजी आए, प्रोसेसिंग हो और इस क्षेत्र में जो एक तौर से भुखमरी का, बेरोजगारी का, सूखे का कलंक लगा हुआ था, उससे यह क्षेत्र कैसे मुक्त हो, इसके लिए जो ताबड़तोड़ प्रयत्न किए उसका आज हम सब परिणाम फलीभूत होते हुए देख रहे हैं। एग्रोविजन भी उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 4 दिवसीय आयोजन है, 40 से ज्यादा विषयों पर कॉन्फ्रेंस है, 3 लाख से अधिक किसानों की उपस्थिति है और इस कॉन्फ्रेंस का, इस पूरे एग्जीक्यूशन का जिस प्रकार से साल दर साल इस क्षेत्र के किसानों को लाभ हो रहा है, उसके लिए मैं किसानों की ओर से भी और अपने मंत्रालय की ओर से भी नितिन गडकरी साहब का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत इस अवसर पर उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। नितिन गडकरी जी के साथ मुझे काम करने का काफी अवसर प्राप्त हुआ। जब वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं उनके महामंत्री के रूप में उनका सहयोगी था और मैं देखता था कि उनके साथ जब भी प्रवास हो, हेलीकॉप्टर से प्रवास हो या जमीन पर प्रवास हो, उस दौरान मैं उत्तर प्रदेश का संगठन की तरफ से प्रभारी भी था। उत्तर प्रदेश में हमारी राजनीतिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी और उत्तर प्रदेश उस कालखंड में दुरावस्था के दौर से गुजर रहा था। माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में उस समय काम काफी करने की कोशिश की गई, लेकिन उस कालखंड में भी मैं देखता था कि नितिन जी जाते तो पार्टी के कार्यक्रम की दृष्टि से थे, लेकिन जब वो भूमि को देखते थे, जब वो फसल को देखते थे, यूपी में पानी की स्थिति को देखते थे, तो हमेशा उनके मन में यही रहता था कि अगर इतना पानी महाराष्ट्र के पास होता तो मैं किसानों को सोने से लाद देता। इतनी अच्छी खेती अगर मेरे पास होती तो मैं समृद्धता के सोपान तक पहुंच सकता था। और जब वहां
कोई सार्वजनिक सभा होती, पार्टी के कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम होता, तो दल की और राजनीतिक बातचीत के साथ साथ नितिन जी की दूरदृष्टि, नितिन जी का टेक्नोलॉजी से जुड़ाव, खेती के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का आना और वेस्ट टू वेल्थ का कैसे काम आगे बढ़ाया जाए, इथेनॉल जैसे प्रयोगों की बात आज से 10 साल पहले नितिन गडकरी जी जब भारत सरकार में नहीं थे तब भी बहुत ताकत से इस देश के जनमानस के बीच में आग्रह वो करते रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जिस प्रकार का उनका ताकतवर आग्रह रहा, वह आग्रह आज भारत सरकार की एक सफल और फलदायी नीति के रूप में देश को मिला है। इसके लिए भी मैं नितिन गडकरी साहब को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जहां तक कृषि के क्षेत्र का सवाल है, हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि की प्रधानता अगर देश की नीतियों में परिलक्षित होगी तो कृषि का क्षेत्र तो विकसित होगा ही, लेकिन देश की बैकबोन भी मजबूत होगी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद खेती के क्षेत्र में काम करने की कोशिश हुई है, लेकिन खेती के क्षेत्र में जो असंतुलन खड़ा हुआ है, उस असंतुलन को संतुलित करना आज की प्रमुख आवश्यकता बन गया है। खेती के क्षेत्र में आमूलचूल बदलकर, चाहे वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मामला हो, चाहे टेक्नोलॉजी का उपयोग का मामला हो, इन सब दृष्टियों से आज हम सब लोगों को विचार ही नहीं, काम करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है एग्रो विजन के कार्यक्रम में आकर इस प्रकार का एक सफल मार्गदर्शन विदर्भ, महाराष्ट्र और आसपास के तमाम राज्य के किसानों को यहां मिलता है और उसका निश्चित रूप से फायदा हमारे देश को हो रहा है। मुझे इस बात का गौरव है कि हमारे किसानों का परिश्रम, वैज्ञानिकों का अनुसंधान और सरकार की किसान हितैषी नीतियों के परिणाम स्वरूप आज खाद्यान्न की दृष्टि से हम अधिशेष राष्ट्र हैं। कृषि उत्पाद में भी अगर हम देखें तो हम दुनिया में या तो पहले क्रम पर खड़े हैं या दूसरे क्रम पर खड़े हैं। हमारे किसानों ने परिश्रम में कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले दौर में दलहन और तिलहन की बात आती थी। एक बार प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, किसान दलहन पर चले गए। आज तिलहन की आवश्यकता है। मुझे कहते हुए गौरव है कि विगत वर्षों में तिलहन का रकबा हिंदुस्तान में 61 लाख हेक्टेयर था। पिछले वर्ष 71 लाख हेक्टेयर हुआ और इस बार देश में 87 लाख हेक्टेयर में तिलहन बोया गया है। यह किसानों के लगाव और परिश्रम का ही परिणाम है। भारत सरकार ने तिलहन के क्षेत्र में भी हमारी आयात पर निर्भरता कम हो, इसलिए तिलहन मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम मिशन को भी
अभी मंत्रिपरिषद से पारित किया है। देश भर में 28 लाख हेक्टेयर भूमि ऐसी है जहां पाम ऑयल की खेती हो सकती है। 9 लाख हेक्टेयर लगभग नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में मदद की जरूरत भी है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट को फोकस करते हुए भारत सरकार ने जो स्कीम बनाई है वह निश्चित रूप से एक तरफ नॉर्थ ईस्ट को भी नए आयाम से जोड़ेगी, वहां के किसानों की माली हालत में सुधार होगा, वहां निवेश के अवसर बढ़ेंगे और निश्चित रूप से जो खाद्य तेलों की आज हमारी आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूर्त करने में भी हम निश्चित रूप से सफल होंगे। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं, कृषि का क्षेत्र व्यापक क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में निवेश की अत्यधिक आवश्यकता है। लेकिन आप सब ने अनुभव किया होगा कि निजी निवेश अगर देश में सबसे कम किसी क्षेत्र को प्राप्त हुआ है तो वह कृषि का क्षेत्र है। आप देखिए, आजादी के बाद सभी क्षेत्रों में उदारवादी नीतियों के अंतर्गत निवेश के अवसर बढ़े, कई बार सुधार के कार्यक्रम जारी किए गए, कई बार निवेश के लिए आसान रास्ते बनाए गए और निजी निवेश की प्रचुरता हो यह सुनिश्चित किया गया। उसका लाभ इंडस्ट्री को भी मिला, उसके कारण रोजगार के अवसर भी सृजित हुए और उसके कारण निश्चित रूप से देश के जीडीपी में भी बाकी क्षेत्रों का योगदान बढ़ा। लेकिन कृषि का क्षेत्र सबसे व्यापक क्षेत्र होने के बाद भी इस प्रकार का अवसर उसमें नहीं आया। आज अगर आप देखेंगे तो कृषि के क्षेत्र में सरकारी योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो सरकारी खरीद का मामला हो, चाहे फर्टिलाइजर पर, सीड पर, पेस्टिसाइड पर सब्सिडी का मामला हो, चाहे ब्याज सब्सिडी के साथ 16 लाख करोड़ रुपए के फसल ऋण देने का मामला हो, चाहे 1 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत प्रावधानित करने का मामला हो, जो सरकार का निवेश है वही निवेश आज खेती के क्षेत्र में है। और उस क्षेत्र में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निवेश है वो निवेश भी किसानों के काम नहीं आ रहा, वह निवेश भी व्यापारियों के काम आ रहा है। आज हम सब अनुभव करते हैं कि कृषि से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है वो या तो बड़ी कृषि उपज मंडी के आसपास है या किसी बड़े जिला स्थान पर है। गांव में वेयर हाउस नहीं मिलता, गांव में कोल्ड स्टोरेज नहीं मिलता, गांव में और अन्य प्रकार के उपकरण और साधन नहीं मिलते और इसके कारण किसान जो समय पर उसका उपयोग करना चाहता है वह उससे वंचित हो जाता है। और इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत घोषित किया। साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री के लिए, फिशरीज के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए, हर्बल खेती के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए अगर सारे अलाइड सेक्टर को जोड़ें तो 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का प्रावधान अभी प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसका उपयोग प्रारंभ हो गया है। इसमें सहकारी समितियां, इसमें एफपीओज, एग्री स्टार्टअप, ये सब लोग आ सकते हैं। कृषि उपज मंडी को भी इसमें जोड़ा गया है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। लेकिन निजी निवेश का आज भी अभाव है। हम कृषि सुधार कानून लेकर आए थे, कुछ लोगों को रास नहीं आया, लेकिन वो 70 वर्षों की आजादी के बाद एक बड़ा रिफॉर्म था जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। लेकिन सरकार निराश नहीं है, हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे क्योंकि हिंदुस्तान
का किसान यह हिंदुस्तान की बैकबोन है, और अगर बैकबोन मजबूत होगी तो निश्चित रूप से देश मजबूत होगा। जब जब देश पर प्रतिकूल परिस्थितियां आई, जब जब दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर आया, तब तब भारत की ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था ने पूरी ताकत से किसी भी प्रतिकूलता को झेलने में अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया। अभी हाल ही में कोविड का संकट आया, दुनिया के सारे कल कारखाने बंद हो गए थे और भारत में भी वही स्थिति थी। लॉकडाउन हुआ, उसके कारण भारत की सारी अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। मुझे प्रसन्नता है कि जब लॉकडाउन हुआ उस समय फसल कटाई के लिए खड़ी थी। किसान कटाई के बाद सरकारी खरीद का इंतजार में था, उसको लॉजिस्टिक नहीं मिल रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री जी को जब यह बात बताई गई तो कृषि के क्षेत्र के भिन्न भिन्न पहलुओं को उन्होंने छूट प्रदान की, और हम सब ने यह अनुभव किया कि किसान ने कोविड के समय में भी बम्पर पैदावार की। सरकार ने पहले से अधिक खरीद करने का काम किया। कोविड के सीजन में गत वर्ष से अधिक ग्रीष्म ऋतु की फसल बोई गई। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि कुल मिलाके कोविड की इस प्रतिकूलता में भी कृषि के क्षेत्र ने अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया है। भारत की प्रधानता दो ही हैं, एक भारत की प्रधानता धर्म है और दूसरी प्रधानता कृषि है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि को प्राधान्य दिया गया है। एमएसपी को बढ़ाने से लेकर, एमएसपी पर खरीद से लेकर पीएम किसान योजना के अंतर्गत 11.5 करोड़ किसानों को 1,62,000 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचाने का काम आज भारत सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। कृषि के क्षेत्र में सुधार हो, किसान पर लंगी बंदिशें दूर हों, किसान के खेत तक पानी पहुंचे, कम पानी में खेती में किसान आगे बढ़ सके, सूक्ष्म सिंचाई की ओर आकर्षित हो सके, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो सके, एफपीओ के नीचे किसान आकर महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सके, वह टेक्नोलॉजी से जुड़ सके, वैश्विक मानकों के अनुरूप अपने उत्पादन को उत्पादित कर सके, जिससे वो देश में भी उत्पादन बढ़ाए और दुनिया में भी कृषि उत्पाद का निर्यात बढ़ाने में निश्चित रूप से योगदान दे। मैं इस बात के लिए भी किसानों को हृदय से बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप सब ने पिछले दिनों जो परिश्रम किया है उसमें कृषि उत्पाद के निर्यात के मामले में भारत आज पहले 10 देशों में शामिल हो गया है। इसके लिए हमारे किसान निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। आज माननीय नितिन गडकरी जी अन्नदाता और ऊर्जादाता वाले विषय की बात कह रहे थे। यह बात निश्चित रूप से वो बहुत पहले से कहते रहे। नागपुर और इस क्षेत्र में भी उन्होंने सफल प्रयोग किए और दुनिया को भी वो आग्रह कर रहे हैं। पिछले बजट में ये स्कीम अनाउंस हुई थी। यह जो स्कीम है वो आज ऊर्जा विभाग के अंतर्गत है। कृषि विभाग के साथ, किसान के साथ इसका तालमेल बैठकर इसको आगे बढ़ाने का काम निश्चित रूप से कृषि मंत्रालय करेगा। मैं उनको इस अवसर पर आश्वस्त करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि आज केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से सभी चिंतित हैं। केमिकल फर्टिलाइजर के लिए हम पूरी तरह आयात पर निर्भर हैं। किसान को भारत सरकार सब्सिडी देती है,
इसलिए किसान को सस्ते दाम पर फर्टिलाइजर की उपलब्धता होती है, लेकिन सब्सिडी की भी एक सीमा है, जिसके लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। और आज आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हम प्रवेश कर रहे, आत्मनिर्भर भारत की तैयारी में लगे हुए, तो निश्चित रूप से हम सबको अपनी नीतियों पर भी पुनर्विचार करना होगा। मैं यह नहीं कहता कि केमिकल फर्टिलाइजर पूरी तरह बंद होना चाहिए, लेकिन नैनो यूरिया का प्रयोग हुआ है, नैनो यूरिया की दृष्टि से जागरूकता होनी चाहिए, उस पर किसान को जाना चाहिए। और जैविक खेती की ओर भी हमारे किसानों ने कदम तेजी के साथ बढ़ाए हैं। उस उत्पाद का वाजिब दाम किसानों को मिल रहा है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट निर्यात में भी अच्छे दाम उपलब्ध कराने की स्थिति में आ रहा है। माननीय नितिन गडकरी जी ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के प्रमाणीकरण की बात कही है। निश्चित रूप से हमने उसमें काफी सरलीकरण करने की कोशिश की है। साथ ही हम लोगों ने यह भी सुनिश्चित किया है कि आज भी देश में उड़ीसा हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, बहुत सारे सुदूर ऐसे क्षेत्र हैं, अंडमान निकोबार हो, नॉर्थ ईस्ट हो, जहां पर धरती में आज तक केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं हुआ है। हमने नीति बनाकर राज्यों को आग्रह किया है कि आपके प्रदेश में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां आज तक केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं हुआ है, आप प्रमाणीकरण करके भेजिए। हम उस पूरे के पूरे क्षेत्रफल को ऑर्गेनिक क्षेत्रफल घोषित कर देंगे। इस पर भी बहुत तेजी के साथ निश्चित रूप से कार्यवाही हो रही है, लेकिन सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को और सरल किया जाए और विकेंद्रित किया जाए। मैं उनकी बात से सहमत हूं। इस पर निश्चित रूप से हम सब लोग काम करेंगे। बांस की इकोनॉमी, किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां बंजर खेती है वहां बांस की खेती ही की जा सकती है, लेकिन जहां बंजर खेती नहीं है, उपजाऊ खेती है, वहां पर भी मेड़ पर बांस लगाकर किसान एक अतिरिक्त कीमत और अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकता है। पासा पटेल जी यहां आए हुए, निश्चित रूप से बहुत अच्छे किसान भी हैं और इस क्षेत्र में बहुत ही तन्मयता के साथ वो जुटे रहते हैं। बांस के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयोग उन्होंने किए हैं और निश्चित रूप से टिश्यू कल्चर लैब भी उन्होंने स्थापित किए और इस पूरे क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी इस अवसर पर आप सबको यही अनुरोध करना चाहता हूं कि एक समय था जब बांस को वन विभाग काटने की इजाजत नहीं देता था, तो दिक्कत थी। प्रधानमंत्री जी ने, नितिन गडकरी जी ने इनिशिएटिव लेकर उसको फॉरेस्ट के कानून से बाहर निकाला है। अगर बांस फॉरेस्ट के कानून से बाहर निकला है तो इस हिंदुस्तान के एक एक किसान की आमदनी अतिरिक्त बढ़ाने के काम बांस का ये कानून आना चाहिए, तभी निश्चित रूप से इस रिफॉर्म की सार्थकता सिद्ध होगी। मैं इस अवसर पर रवि भाई को, उनकी पूरी टीम को, नितिन गडकरी जी के नेतृत्व को और आप सब किसान भाइयों और बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय भारत। आपके विस्तृत मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।